ध्यान दो सर, कंपनीज एक्ट 2013, चीजें मार्क करते रहना, जो मैं आपको बताते रहूंगा, इंपॉर्टेंट है, काम की है, क्योंकि सर ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं बताऊंगा, इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा सर, तो ध्यान देते रहना, बहुत काम की चीजें हैं सर, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013, एग्जाम पर्पस के लिए जब अपन को कंपनी की कहीं डेफिनेशन मेंशन करना रहा, तो अपन यही डेफिनेशन मेंशन करेंगे, एज पर सेक्शन 220, ये सब सेक्शन नहीं, ये क्लॉज है, 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब बोलेंगे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर क्या हम ये वाली डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं? आप कर सकते हो, बट इसकी नीड नहीं है सर। अगर आप ये मेंशन कर दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन मेंशन कर रहे हो सर आप, बट गलत मत लिखना फिर, क्योंकि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है सर, ठीक है, तो इसको गलत मत करना। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, सबसे पहले याद है सर, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या कंपनी और उसके पीछे के मेंबर्स अलग है? क्या कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है? क्या लायबिलिटी पे कर सकती है? क्या कंपनी के ऊपर केस हो सकता है? क्या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है? यस सर, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका केस लो याद है सर, वो मैक्यूरा वाला, जहां पर कंपनी की एसेट है, अगर कंपनी की एसेट के नाम पे इंश्योरेंस कराया गया है, तो उस इंश्योरेंस का पैसा सिर्फ किसको मिलेगा? कंपनी को सर, आप पर्सनल पैसा नहीं ले जा सकते। अगला है परपेचुअल सक्सेशन, सर क्या लोग आए जाए कंपनी चलती रहेगी? यस सर, इसमें वो वाला याद रखना मैटर, जहां पर 7 डायरेक्टर एक प्लेन में जा रहे थे, सातों के सातों मर गए, प्लेन क्रैश हुआ, तो क्या कंपनी अभी भी चलेगी? यस, परपेचुअल सक्सेशन। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? यस सर, यही तो इसका बेस्ट फीचर है सर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है सर? अनपेड अमाउंट, जितना अनपेड अमाउंट है शेयर का, उतना आपसे लिया जाएगा सर। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है सर? जब हम इस कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं, तो हम पहले दिन ही बता देते भैया कितना गारंटी का अमाउंट देंगे, कल के दिन जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो जितना हम बोलते हैं उतना ही देना पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं देना पड़ता। अनलिमिटेड कंपनी, सर जहां पर आपने कोई लॉ को तोड़ा है, लॉ को तोड़ने के कारण सर मेंबर्स बिलो द लिमिट हो गए, तो उस केस में जितने मेंबर्स बचे हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। सर ये कब होता है? जब पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी 7 लोगों से कम लोगों में काम कर रही है और 6 महीने से ज्यादा काम कर रही है, तो जितने लोग बचे ना सर, उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। सर ये तो एक एग्जांपल है, ट्रिब्यूनल चाहे तो बहुत सारे केसेस में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, अगर उसको लगता है कि आप गलत हो, चोर हो तो, ठीक है। अगला है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? यस सर। ये नेचुरली बॉर्न हुई है? नहीं सर। कंपनी क्या नहीं कर सकती? जेल नहीं जा सकती, शादी नहीं कर सकती, ओथ नहीं ले सकती, और एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं कर सकती सर, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने के लिए सर आपका साइन करना जरूरी है। साइन कैसे करेगी कंपनी? आ रही है बात समझ? ठीक है। उसके बाद अगला याद है कॉमन सील। क्या कॉमन सील कंपलसरी है? नहीं, नहीं, ऑप्शनल है सर, रखना है तो रखो, नहीं रखना है मत रखो। पर सर अगर कॉमन सील नहीं रही तो 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, कि 2 डायरेक्टर से हो जाएगा? सर 2 डायरेक्टर से हो जाएगा, अगर नहीं भी है सीएस तो चल जाएगा, पर सर 2 डायरेक्टर भी नहीं है तो 1 डायरेक्टर और 1 सीएस चाहिए सर आपको। आई बात समझ? अगला है कॉर्पोरेट विल, याद है सर? सर एग्जाम में अगर ये आया, व्हाट आर द केसेस वेयर देयर विल बी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, तो सर एक बात ध्यान रखना, कॉर्पोरेट विल को 2 लाइन में डिफाइन करके आगे बढ़ना, ठीक है। याद है ये मैटर डिसाइड हुआ था सर कौन से केस लॉ में? सलोमन वर्सेस सलोमन। उसी में तो हम सीखे थे सर कॉर्पोरेट विल, जहां पर कंपनी और उसके पीछे के शेयर होल्डर्स को अलग अलग किया जाता है, उनके बीच में पर्दा होता है सर। कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर्स लायबल नहीं है, शेयर होल्डर के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं है, दोनों अलग अलग है सर। याद आई बात? ये लाइन लिख के आना, दिस मैटर इज बीन डिसाइडेड इन द केस लॉ सलोमन वर्सेस सलोमन, लिख के आना ये लाइन। फिर उसके बाद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के केसेस पढ़ना, जो भी नीचे लिखे रहेंगे सर। आई बात समझ? सर कुछ केसेस है जहां पर अपन कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं सर, इसलिए लिफ्ट करते हैं क्योंकि हमें डाउट होता है जो पीछे वाले लोग हैं वो कंपनी के नाम पे गलत काम कर रहे हैं सर, तो हम उन केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करते हैं। पहला क्या है? सब बोलेंगे पहला क्या है? दैट इज टू फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड। केस लॉ का नाम बोलो। डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। दूसरा, प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स। सर इसमें केस लॉ का नाम बोलो।
डिनशॉ मैकेंजी पेटेड। तीसरा, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। याद है सर? केस लॉ का नाम बोलो। ठीक सर। अच्छा, ये चीजें तो याद आ रही ना सर? करेक्टर ऑफ द कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी यहां पर खुल रही है सर, पाकिस्तानी लोग इंडिया में कंपनी खोल रहे हैं, तो पीछे करेक्टर ऑफ द कंपनी चेक किया गया। सर ये प्रोटेक्ट रेवेन्यू टैक्स, याद है? कंपनी बना के क्या किया, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां से रिटर्न ले रहा हूं सर, ताकि टैक्स बचा सकूं। याद आया सर? लीगल ऑब्लिगेशन, मेरे कंपनी में 30 एम्प्लॉई है और लिखा था 20 से ज्यादा होंगे तो बोनस देना पड़ेगा। मैंने 2 कंपनी बनाई, 15-15 बांट दिया, बोनस का ऑब्लिगेशन बचा रहा हूं। समझ आया? और सर अगला, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज एन एजेंट। सर होल्डिंग कंपनी को कुछ काम करने नहीं मिल रहा है, जो काम होल्डिंग कंपनी को करने नहीं मिल रहा है, क्या वो काम सब्सिडरी कर सकती है? नहीं सर। याद है लाइसेंस वाला काम? अगला, अगला क्या है सर? बोलेंगे सब, अगला क्या है? केस लॉ का नाम बोलो। ठीक है। उसके बाद आगे देखो सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है सर? अगला, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये क्या होता है सर? गारंटी की अमाउंट मंगाई जाएगी कब? पहले मंगा सकते हो क्या? सर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए दे चुका हूं, 3 रुपए मंगा पाओगे? कितना मंगा सकते हो? ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अरे यार ये क्या हुआ? सर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, सबसे पहला दिया हुआ है 1% कंपनी। इतने में, इसमें मैक्सिमम कितने लोग? 1 लोग। सर क्या नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, पर क्या एक आदमी एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी हो सकता है? सर क्या 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? यस, यस हो सकती है। क्या सेक्शन 8 में हो पाएगी? नो, नहीं। सर अगर 1% कंपनी बनाना है या उसका नॉमिनी बनना है, तो कंडीशन क्या है? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए सर, इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, तभी आप 1% कंपनी बना सकते हो या फिर नॉमिनी बन सकते हो। सर अगर मेरे को किसी को 1% कंपनी का नॉमिनी बनाना है, तो क्या उसकी कंसेंट लेना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, बिना कंसेंट लिए काम कैसे होगा सर? और वो मना कर दे तो बात खत्म सर। आई बात समझ? ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। प्राइवेट कंपनी, सर सेक्शंस पूरे सेक्शन लिस्ट में एक साथ दिए हुए, वहां पर देख लेंगे सर। प्राइवेट कंपनी क्या होती है सर? ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल आर्टिकल में प्रिस्क्राइब्ड है सर। देख लेंगे सर, आर्टिकल में कुछ बातें और भी लिखी है। सबसे पहला क्या है सर? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। सर क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। सर मैक्सिमम मेंबर कितने? कितने? 200। क्या 200 से ज्यादा हो सकते हैं? सर अगर 2 लोग मिलके एक शेयर रखेंगे तो 2 काउंट होंगे कि एक? एक। ठीक है। जॉइंट ओनर, सर क्या पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट किया जाता है? नहीं, 200 की काउंटिंग में ये लोग नहीं आते हैं सर। सर क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। अगला है स्मॉल कंपनी। बताओ भाई, स्मॉल कंपनी में सर अदर देन पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल कितना? 4 करोड़। जिसको कितने तक ले जा सकते हैं? 4 करोड़ को कितने तक ले जा सकते हैं? 10 करोड़ तक। सर टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 करोड़। 40 करोड़ को कितने तक ले जा सकते हैं? गवर्नमेंट चाहेगी तो 100 करोड़ तक ले जा सकते हैं। अच्छा दोनों कंडीशन की एक? दोनों। एंड लिखा है बीच में, एंड लिखा है, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए सर। सर कुछ एक्सेप्शन है स्मॉल कंपनी के, मतलब ये लोग स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। पहला, होल्डिंग सब्सिडरी। दूसरा, सेक्शन 8 कंपनी। तीसरा, ऐसी कोई कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से बनी हो, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई। ठीक है, ये सब स्पेशल एक्ट से बने सर। अगला है पब्लिक कंपनी, ये आना चाहिए एग्जाम में। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर एक पब्लिक कंपनी
दूसरी प्राइवेट कंपनी के अगर 51% शेयर ले लेती है, तो मेरा क्वेश्चन है वो प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक बन जाएगी? क्या बोला, वापस बोलता हूं। एक पब्लिक कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर रख ली, तो मेरा क्वेश्चन, सर होल्डिंग सब्सिडी का तो रिलेशन हो गया, ओके फाइन। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो जो प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदा हूं मैं 51% से ज्यादा, वो पब्लिक है कि प्राइवेट है? अब वो पब्लिक है। अब पब्लिक है सर, पहले प्राइवेट थी बट अब वो पब्लिक है। सर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग सब्सिडरी, सर इन्होंने होल्डिंग नहीं बताया बट सब्सिडरी बताया सर, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विद द होल्डिंग कंपनी। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, बोलना है सबको, क्या दिया हुआ है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 5 में से 3 डायरेक्टर तुम अपॉइंट करते हो। दूसरा क्या है, मेरा क्वेश्चन है मोर देन वन, आप बोला सर। मेरा क्वेश्चन 50.5 चलेगा कि 51 ही होना चाहिए? पढ़ लो आपके सामने। सर क्या 50.5 चलेगा? दौड़ेगा सर, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। सर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50 से ज्यादा रखती हो, या दो कंपनी मिला के सामने वाली कंपनी में 50 से ज्यादा? याद है रेगुलर क्लासेस में इसका डायग्राम बनाया है सर, याद है ना? जहां पर ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी, ए कंपनी इसका 26% रखती है, बी कंपनी इसका 25% रखती है, ए कंपनी बी कंपनी का 51% रखती है। क्वेश्चन ये था, क्या ये सी कंपनी भी ए कंपनी की सब्सिडरी हो गई? यस, ये सब्सिडरी हो गई सर। आई बात समझ? ठीक है। इसके बाद आ जाओ एसोसिएट कंपनी। सर एसोसिएट कंपनी कब मानी जाती है सर? ऐसी कोई भी कंपनी जिसका क्या होना चाहिए, बट होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। मतलब 20 से ज्यादा रखो सर, पर 50 से कम रखना। 50 तक भी चला लेंगे, उससे ज्यादा मत करना सर। उससे ज्यादा किए तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा। 50 से कम रखो सर, और 20 से ज्यादा रखो। 20 तक तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है। हाँ हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब माना जाता है सर? जब 20% से ज्यादा हो, ठीक है, समझ आ रहा है सर? 20% उससे ज्यादा होना चाहिए तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। 20 से कम हुआ तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है सर। 50 तक चलेगा, 50 के ऊपर हुआ तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा सर। इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर को भी इंक्लूड करते हैं सर। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड कंपनी क्या होती है सर? जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड नहीं है, ठीक है। अगला, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर? सर यहाँ याद रखना, ये लिख के आना, नॉट लेस देन 51%। यहाँ 50 लिखे मतलब बवाल, गलत हो जाएगा सर। नॉट लेस देन 51%। तो मेरा क्वेश्चन 51 होगा तो चलेगा? 51 हुआ तो क्या गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी? 51 होगी चलेगा, 51 से नीचे मत करना, ठीक है, नीचे नहीं आना। 51 से नीचे आए तो गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। अच्छा 51 किसका, सेंट्रल स्टेट की दोनों? सेंट्रल भी रख सकता है, स्टेट भी रख सकता है, दोनों मिला के भी रख सकते हैं, पर याद रखना 51% या उससे ज्यादा। समझ आया? बैठा दिमाग में? अच्छा मान लो भिलाई स्टील प्लांट गवर्नमेंट कंपनी, अगर भिलाई स्टील प्लांट, राहुल किला स्टील प्लांट, बीएसएनएल ले लो। अगर बीएसएनएल अरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का 60% शेयर रखती है, तो अरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड क्या गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? यस, कहलाएगी, ठीक है। अगला फॉरेन कंपनी क्या होती है सर? ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, पर प्लेस ऑफ बिजनेस का होना चाहिए इन इंडिया, तो ये फॉरेन कंपनी है। सर सेक्शन 8 कंपनी याद है सर, क्या होती है सर ये? सर ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ बनी है। सालो इतना मत बोला करो, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के आगे भी लिखना होता है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, पूरा मत लिखो, 4-5 तो लिख के आना,
भले उसके आगे ETC लगा देना, एक्सेट्रा, बट उसके पहले 4-5 लिखना। एक स्टूडेंट तेजस्वी, एक लिखा स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। एग्जामिनर बोला मेरे भाई एक्सेट्रा आने के लिए भी ना 2 से ज्यादा चाहिए, कम से कम 2 तो लिख देता। थोड़ा ध्यान देना सर। सर ये अपने प्रॉफिट का यूज कहां पर कर सकते हैं सर? अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। क्या ये डिविडेंड दे सकते हैं? ये अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकते, इससे बहुत क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, ये डिविडेंड नहीं देते। इनको लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनका लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है? यस सर। सर ये लोग प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करते हैं सर, पर कल के दिन अगर इनका लाइसेंस रिवोक हुआ तो इनको यूज करना पड़ेगा सर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनका लाइसेंस रिवोक नहीं करेगी, कुछ और भी चीजें कर सकती है। एक तो वाइंड अप ही करवा दे, बोले आया बंद कर। दूसरी जो सिमिलर एनजीओ है, जो सिमिलर ऑब्जेक्ट से काम कर रही है, उसके साथ अमेलगमेट कर दे। और तीसरा, ए भाई तू अपना ऑब्जेक्ट बदल, तू अपना ऑब्जेक्ट बदल, क्योंकि तू जिस ऑब्जेक्ट से बना था वो ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा है। समझ आई बात? कन्वर्ट कर देंगे, वाइंड अप करा देंगे, अमेलगमेट करवा देंगे दूसरे के साथ। समझ आया? इनको जनरल मीटिंग की नोटिस 14 डेज देना पड़ता है, 21 की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। इनके ऊपर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती है, इसलिए बोला गया क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना जरूरी है। सर क्या पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। अब देखो सर, ये पेनल्टी अमेंडमेंट थी पिछली बार की। अब पेनल्टीज जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती, जनरली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर ये नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको पढ़ लो। हर पेनल्टी पढ़ने तो मैं ही नहीं बोलता, पर ये एकदम नहीं है ना, तो मेरे को लगता है चांस है। पिछली बार आई थी, पिछली बार पूछा नहीं था, इस बार पूछने के बेहद चांसेस। और इस बार तो लॉ ही 100 मार्क्स का है, तो उसके पास और क्वेश्चन है पूछने के लिए। ठीक है, if a company makes any default in complying with any of the requirement laid down in this section, the company shall, without any prejudice to any other action under the provision of this section, be punishable with a fine which shall not be less than, बापरे, which may be extended to, बापरे बैंड बजा दिए सर। और एवरी ऑफिसर और डायरेक्टर जो है उनके ऊपर फाइन कितना है सर? नॉट लेस देन 25,000, जिसको कहां तक ले जा सकते हैं? 25 लाख तक। इसके बाद भी अगर आप और बड़े लेवल के चोर रहे तो सरकार बोली फिर तो तू बैठ। सेक्शन 447, जब आप सीए इंटर पढ़ोगे तो लवेश सर आपको पढ़ाएंगे, तो वो सेक्शन 447 को जल्लाद बोलते हैं, क्योंकि भयानक खतरनाक पेनल्टीज है, अति में खतरनाक पेनल्टीज है सर। आप लोग इंटर में पढ़ोगे, अभी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है सर। अगला है डोरमेंट कंपनी, ये कौन है सर? सर ये कंपनी हम इसलिए बनाए थे क्योंकि इस कंपनी के नाम पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एसेट्स होल्ड करना चाहते थे। ये कंपनी काम नहीं करेगी सर, काम नहीं करेगी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं करती ये कंपनी, उसके अलावा काम करती है सर। हम बता रहे हैं 4 ऐसे काम है जिसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। 4 काम। सर आपने कंपनी की फीस वगैरह रजिस्ट्रार को पे करी है। सर अगर कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है या एक्ट की रिक्वायरमेंट है और उसके कारण आपको पेमेंट करना पड़ा, आप बोलोगे सर एक आध एग्जांपल दे दो। एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कंपनी को रजिस्ट्रेशन की फीस है, कंपनी के कोई फॉर्म से रिलेटेड फीस है, ठीक है, या फिर सर अलॉटमेंट कर रहे हैं शेयर्स का। आप बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट क्यों करना पड़ेगा? भाई तू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देगा, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर तू दूसरी कंपनी के नाम से खरीदना चाहता है तो पहले उस कंपनी में पैसा आना चाहिए। अब उस कंपनी में पैसा कहां से आएगा? जब तू उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा। और शेयर्स कैसे खरीदेगा? जब तक वो कंपनी अलॉट नहीं करेगी शेयर कैसे खरीदेगा भाई? क्या बोला, समझ आया? समझ आया ना? अरे भैया मैं कोई कंपनी बनाऊंगा और उस कंपनी में पैसा डालना है, तो पैसा कैसे डालूंगा? उस कंपनी के शेयर खरीदूंगा तो कंपनी के पास पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तब तो कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदेगी, नहीं तो खरीदेगी कहां से? कंपनी के पास पैसे कहां से आएंगे सर? समझ आया? पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करा सकते सर। इन 4 कामों को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। गवर्नमेंट कंपनी ये काम कर सकती है सर। ये बनी काहे के लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या एसेट्स वगैरह होल्ड करने के लिए सर। आई बात समझ? हाँ होल्ड करती है सर, सेल क्यों करेगी? सेल भी कर सकती है,
हाँ, मेंबर ही कौन है? कोई होता ही नहीं है सर। ये कंपनी हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनाए, कोई काम नहीं करती है कंपनी। काम करी तो फंस जाइए, काम करती ही नहीं है। डिविडेंड तो तब दोगे ना जब पैसा आएगा। ये कंपनी के पास पैसा कहाँ है? मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी के पास पैसे गए, कंपनी ने उसी पैसे से पेटेंट खरीद लिया, खत्म कंपनी के पास पैसे। सोच के बताओ, डिविडेंड देने के लिए पैसा होना चाहिए, कहाँ है पैसा? और डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है सर, होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। याद है ना, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना कहां से कंपलसरी है? होगा तो देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। समझ आया? सर इनएक्टिव कंपनी कब होगी सर? सर ऐसी कोई कंपनी जो पिछले 2 साल से क्या नहीं कर रही है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, एनुअल रिटर्न नहीं डाल रही है सर। सर ये काम अगर करती है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी सर? इनएक्टिव कंपनी। मतलब ये वो कंपनी जो काम ही नहीं कर रही है, बोगस पड़ी हुई है सर, इनएक्टिव कंपनी। अगला है नीडी कंपनी। याद है सर, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था सर। जो अपने घर में पेरेंट्स बीसी वगैरह खेलते हैं या किटी वगैरह खेलते हैं या जो भी बोल लो सर, इस टाइप से, वो होती है निधि कंपनी। पीएफआई याद है सर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन पीएफआई कब कहलाती है बताओ? सर या तो वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट या स्पेशल एक्ट से बनी हो, पहली चीज। दूसरा सर, या तो उसके 51%, आप लोग मेरे को ऐसे देख रहे हो, ये रहा सर, या तो उसका 51% या उससे ज्यादा किसके पास है सर? सेंट्रल स्टेट दोनों मिला के भी चलेगा सर। इसका एग्जांपल, एक तो एलआईसी दिया हुआ है, ये मत बोल देना सालो, ठीक है? एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी, ये सब पीएफआई है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते हैं सर। प्रमोटर कौन है? तो कंपनी बनाता है सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है सर। अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प कर रहा है तो क्या वो प्रमोटर है? नहीं। लविश सर परम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड को बनाने में हेल्प किए, बट वो प्रमोटर नहीं है सर, वो प्रमोटर है ही नहीं सर। वो तो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपना हेल्प किए सर, वो कोई प्रमोटर नहीं होते। ये चीज इसलिए बताने की जरूरत है सर क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है सर, देखो सर। In accordance with whose advice, direction, instruction, board of director of the company is accustomed to act. जो लविश सर बोलते गए, मैं और अमित सर मानते चले गए। इट डजंट मीन कि लविश सर क्या बोलते प्रमोटर है सर। हमने उनकी बात मानी, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रमोटर होगा सर, वो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे थे। आई बात समझ? समझ आया? ऐसा कोई पर्सन जो कंपनी को कंट्रोल करता है, अफेयर्स मैनेजमेंट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो प्रमोटर है सर। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका नाम होता है सर प्रोस्पेक्टस में, वो प्रमोटर होता है सर। एनुअल रिटर्न में नाम होता है सर, समझ आ रहा है सर? वो प्रमोटर है सर, ठीक है? पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7, प्राइवेट 1%। सर क्या कंपनी बनाने के लिए हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है? यस। मेमोरेंडम, आर्टिकल, रजिस्ट्रार को बहुत सारे डॉक्यूमेंट, फीस, सब चीज पे करना पड़ता है सर, सब। अगर सब चीजें आप प्रॉपर दोगे ना सर, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा सर। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर क्या हम कोई गलत डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं 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 सर, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा ना सर, उसमें कंपनी का सीआईएन होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका आधार कार्ड, वैसे ही कंपनी का सीआईएन सर। कंपनी की पहचान उसके सीआईए से होती है सर। कंपनी अपना मेमोरेंडम आर्टिकल कहाँ रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर रखेगी सर। और सर अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड की, फॉल्स किया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, तो सरकार बोली सेक्शन 447 के अंदर आपके ऊपर लाइबिलिटी लगेगी। जल्लाद, बड़ा खतरनाक है, पढ़ना इसको बाद में, अभी नहीं। समझ आया? बैठा दिमाग में? सर आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन गलत दी है, मिसरिप्रेजेंट की है, फॉल्स स्टेटमेंट की है, तो हम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं सर। फिर ट्रिब्यूनल कई सारे ऑर्डर पास कर सकता है सर।
सबसे पहले बोल सकता है भैया तुम अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करो। ये मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है सर। कंपनी का नाम ही हटा देगा सर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नाम ही हटा देगा सर, कंपनी को वाइंड अप कर देगा। और इसके अलावा अगर कल के दिन कुछ लगता है ट्रिब्यूनल को तो वो ऑर्डर भी पास कर सकता है। पर एक बार आपकी बात जरूर सुनेगा सर, एक बार तो आपकी बात जरूर सुनेगा सर। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक बार सुनेगा सर कि आपसे ऐसी गलती क्यों हुई, क्या रीजन था, जानबूझ के किए अनजाने में हो गई है सर। और सर अगर आपका कोई पेमेंट करने का बच गया है तो ट्रिब्यूनल बोलेगा सर ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर तो। समझ आया? एक बार अगर कंपनी रजिस्टर हो गई तो सर कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाती है सर, उसकी अपनी एक पहचान हो जाती है सर। अब कंपनी अपने नाम से एसेट ले सकती है, लाइबिलिटी पे कर सकती है, सब काम कंपनी अपने नाम पे कर सकती है जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट कुछ काम। समझ आया? उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। सर ये बहुत इजी होता है सर, बहुत ज्यादा इजी होता है। नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये क्या होता है सर? ये मैक्सिमम लिमिट है सर, इससे ज्यादा शेयर इशू कर सकता हूँ नहीं। इशूड कैपिटल क्या होता है सर? कंपनी ने जितने शेयर इशू किए सर, सब्सक्राइब, ठीक है। कॉल्ड अप, सर जितना कॉल्ड अप किया पैसा मंगाया सर। पेड अप, जितना सामने वाले ने पैसा पे किया। मेरा एक क्वेश्चन है सर, पेड अप क्या कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकता है? कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता सर? हाँ एडवांस तो हो सकता है ना, ये भाई कोई ज्यादा पैसा क्यों नहीं दे सकता? ज्यादा पैसा दे दिया तो आप आगे कॉल में एडजस्ट कर देना, नहीं पड़ते अकाउंट्स में नालायकों। चलो सर, शेयर्स, शेयर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। शेयर्स वर्ड का मतलब है सर हिस्सेदारी। आप जहां पर शेयर खरीदते हो किसी कंपनी में, इंक्लूड स्टॉक। सर शेयर क्या मूवेबल है? हाँ सर, एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट जा सकता है सर। क्या हर शेयर का अपना डिस्टिंक्टिव नंबर है? हाँ सर, हर शेयर का अपना अलग नंबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर क्या अलग अलग टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं? यस सर। इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होता है सर? वोटिंग पावर है। क्या डिविडेंड मिलेगा? डिपेंड करता है सर, पैसा बचेगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर इक्विटी शेयर क्या डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हो सकते हैं? यस, रतन टाटा जी ने चालू किया था डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर, ये भी हो सकते हैं सर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? सर ये लोग थोड़े डरपोक हैं इक्विटी से, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड चाहिए, एक समय बाद इनको अपना पूरा कैपिटल वापस चाहिए। पर याद रखना सर, कल के दिन अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा कंपनी के पास तो इनको नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। इनको तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। अगला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है सर, बताया है कंपनी कैसे बनी है सर। ये मेन ऑब्जेक्ट करता है कंटेन सर। आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं जो बिना मेमोरेंडम के काम कर रही है सर। कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है कि कंपनी कैसे काम करेगी। ये स्कोप बताता है सर, क्या पावर है कंपनी के पास। मेमोरेंडम के क्लॉज है सर, 6 क्लॉज है। पहला क्या है सर? नेम क्लॉज। अरे पहला क्या है? नेम क्लॉज। सर नेम क्लॉज में क्या होता है सर? सर कंपनी का नाम हमें पता चलता है सर, कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, पता चलता है सर। सर क्या मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है? यस, इट्स ओपन टू एवरीवन। और आप अभी अपन पढ़ेंगे आगे डॉक्ट्रिन, तो वहां पर है भी कि अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये मान के चला जाता है सर वो मेमोरेंडम पढ़ा है और समझा है, सिर्फ पढ़ के नहीं आया, समझ के भी आया। आई बात समझ? समझ आया? ठीक है। तो पहला था नेम क्लॉज, दूसरा क्या है सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है सर? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? अगर सर एक बात बताओ, कंपनी का ऑब्जेक्ट और कंपनी का काम अगर मैच नहीं करता है तो क्या करे? सर गवर्नमेंट ने प्यार से बोला देख भाई, अगर तू कुछ काम और करता है, तेरा नाम कुछ और है, तो हम तेरे को 6 महीने का समय दिए, बदल ले, बदल ले, तू 6 महीने के अंदर बदल ले। क्या बदले? नाम के ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट क्यों बदलोगे सर? जो काम से आप दुनिया में जाने जा रहे हो वो काम थोड़ी बदला देंगे आपसे, आपका नाम बदला देंगे। बोलेंगे सर नियरली रिजेंबल नाम रखिए ना सर, अलग टाइप का नाम मत रखिए सर। अगर आप स्टील का काम कर रहे हो तो वर्धमान ज्वेलरी क्यों है सर? वर्धमान स्टील ही रखिए सर। हरी बात समझ बैठा दिमाग में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये क्या बताता है सर कि कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। लाइबिलिटी क्लॉज ये बताता है सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। एग्जाम में डिफरेंस आता है लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, 3 मार्क्स का लिखने को, छोड़ना मत। कैपिटल क्लॉज क्या है सर? ये बताता है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है सर, इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती सर। सर क्या हर एक मेंबर को एक शेयर लेना पड़ता है? यस सर। जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर रहते हैं उनको एक शेयर लेना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद होता है एसोसिएशन क्लॉज। ये क्या होता है सर? जितने लोग मेमोरेंडम में साइन करते हैं वो साइन करने वाले लोगों का नाम होता है सर एसोसिएशन क्लॉज। कंपनी बनते टाइम सर, समझ आई बात बैठा दिमाग में। 1% कंपनी में तो एक ही आदमी होता है, याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये तो बताओ क्या होता है? बियॉन्ड द पावर सर, बियॉन्ड द पावर क्या होता है सर? कंपनी अपने मेमोरेंडम के कंटेंट के अगेंस्ट जाके कुछ काम करी सर। सर क्या कर सकती है? नहीं। कर दी तो क्या होगा? नहीं सर, मीटिंग बैठा जाएगी सालों। दोस्ती यार क्या मीटिंग बैठाओगे? इधर ध्यान दो सर, अगर कंपनी ने कुछ बियॉन्ड द पावर कुछ काम कर दिया तो उस केस में कंपनी उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी। सर कंपनी उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगी, ना ही सामने वाला कुछ कंपनी से रिकवर कर पाएगा। आप बोलोगे सर क्यों? कंपनी तो अपने पावर के ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा जाके काम करी तो कंपनी लेवल क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ये माना जाता है कि वो मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पढ़ के आया होगा, पढ़ने के साथ साथ समझ के आया होगा। नहीं करके आया तो उसकी गलती, कंपनी की कोई गलती नहीं। कंपनी नहीं देगी पैसा या गुड्स, वो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात? आप लोग बहुत सारे लोग बस सिर्फ ये लिख देते हो बियॉन्ड द पावर और उसके बाद उम्मीद करते हो मैं 5 मार्क्स दे दूं। नालायकों, सर लिखना पड़ता है, इफेक्ट लिखना पड़ता है, इफेक्ट भूल जाते हो सर आप लोग। आई बात समझ? बैठा है दिमाग में? अरे समझ आया? ठीक है सर। एक बात मन में क्वेश्चन आया सर, आपने बोला कंपनी कुछ करी तो बियॉन्ड द पावर है, अल्ट्रा वायरस है। सर अगर आर्टिकल में कुछ लिखा है कि एक डायरेक्टर इतने का लोन ले सकता है और उससे ज्यादा का लोन ले लिया तो भी क्या अल्ट्रा वायरस होगा? नहीं सर, वो इंट्रा वायरस है। हम आर्टिकल को सुधार सकते हैं सर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सुधार लेंगे आर्टिकल को। सर कोई डायरेक्टर से गलती हो गई सर, डायरेक्टर को साइन नहीं करना था, वो धोखे से उसमें साइन कर दिया, उसके पास पावर नहीं था। सर डायरेक्टर से गलती हो गई, क्या ये भी अल्ट्रा वायरस है? नहीं सर, इंट्रा वायरस है। डायरेक्टर की गलती है, आराम से सुधार देंगे जनरल मीटिंग में सर। समझ आई बात? तो एक ही की गलती नहीं सुधरती, वो है मेमोरेंडम की गलती। आर्टिकल की सुधरती है, डायरेक्टर की सुधरती है, सबकी सुधर जाएगी सर, बट मेमोरेंडम की गलती नहीं सुधरती सर। आई बात समझ? अरे समझ आया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है सर? कंपनी के इंटरनल अफेयर सर, कंपनी रोज दिन काम कैसे करेगी वो बताता है आर्टिकल। मेमोरेंडम तो बताता है कंपनी बनी कैसे, आर्टिकल बताता है कंपनी काम कैसे करेगी सर। ये इंटरनल लॉज रेगुलेशंस रहते हैं सर, ये बाय लॉज रहते हैं, मेन लॉ नहीं है। मेन लॉ तो आपको मेमोरेंडम में मिलेगा सर। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दिया कि कंपनी स्टील का काम करेगी, तो स्टील कहां से परचेस करेगी, कहां से सेल करेगी, क्या खरीद सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो सब किसमें होता है? आर्टिकल्स में सर। आई बात समझ? देखो उसके बाद मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंस। सर मेमोरेंडम क्या बताता है? चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेन ऑब्जेक्ट मेमोरेंडम बताता है। आर्टिकल क्या बताता है सर? उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम कैसे करेंगे सर। सर रिलेशन,
मेमोरेंडम सर कंपनी और आउटसाइडर के बीच का रिलेशन है, क्योंकि जब भी कोई बाहर का आदमी आता है, हम मान के चलते वो मेमोरेंडम पढ़ के आया होगा और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। आर्टिकल सर कंपनी और मेंबर्स के बीच की बातें हैं, इसीलिए तो आर्टिकल की गलती को सुधारा जाता है, क्योंकि अंदर के लोगों के बीच की बातें हैं। मेमोरेंडम की गलती नहीं सुधरती, क्योंकि बाहर के लोगों के बीच की बातें हैं। अगला, ऑल्ट्रेशन। सर मेमोरेंडम क्या ऑल्टर हो सकता है? हाँ, पर बहुत नॉर्मली ऑल्टर नहीं होता, ये बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, रीजनल डायरेक्टर की परमिशन, बड़े बड़े लोगों की परमिशन लेना पड़ता है अगर मेमोरेंडम में चेंज करोगे तो। आर्टिकल तो क्या है, एसआर पास करो, चेंज। अल्ट्रावायरस सर कंपनी अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट गई तो वॉइड, कहानी खत्म, वॉइड, कोई कुछ नहीं कर सकता सर। पर सर आर्टिकल की गलती है, क्या सुधारी जा सकती है? डेफिनेटली सुधारी जा सकती है सर। समझ आई बात? अगला था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या होता है सर? इसको छोड़ो, पहले ये बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? किसको बचाते हैं, किससे बचाते हैं? एक साथ मत बोलो। वेरी गुड सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को बचाते हैं सर, किससे? आउटसाइडर से। कैसे? सर हम ये मान के चलते हैं कोई भी आदमी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा वो मेमोरेंडम पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद उसको समझा होगा, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। याद रखना सर, ये लिखना पड़ता है, मेरे को तो सब याद है, आप ही को लिखना पड़ेगा सर। ये देखो सर, इज प्रिज्यूम टू हैव नॉलेज, रीड, सिर्फ रीड करके आने से नहीं होगा सर, नॉलेज, और आपने अंडरस्टूड सर, समझा होगा उसको। और आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आप मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के नहीं पढ़े, आपकी गलती। समझ आ रही है बात? ये थी कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके किसके लिए? कंपनी को बचा रहे, किससे? आउटसाइडर से। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये किसको किसको कौन बचा रहा है? सर आउटसाइडर को बचा रहे, किससे? क्यों? सर कंपनी के अगर इंटरनल मैटर्स में कोई इश्यूज आते हैं तो आउटसाइडर बोलता है सर ये आपका इंटरनल इश्यूज है, मेरे को कैसे पता चलेगा सर? इसमें एक जो पेटेंट एग्जाम में आता है कि कंपनी को एसआर पास करना चाहिए था, डायरेक्टर बिना एसआर पास किए हुए कंपनी लोन ले ली, तो आउटसाइडर बोला मेरे को क्या पता एसआर पास हुआ है कि नहीं, एक डायरेक्टर ने लाया, सर्टिफिकेट दिखाया, लिखा हुआ एसआर पास हो गया और साइन भी है, कंपनी का सील लगा हुआ है, मेरे को क्या पता? तो इंटरनल मैटर सर, हम किसको बचा रहे हैं? किससे? कंपनी से। समझ आई बात? फिर सर इसके कुछ एक्सेप्शन भी है सर, 3 एक्सेप्शन है सर। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा। क्लियर हुआ सर? ये 3 केसेस है सर। अब ये 3 केसेस में किसकी गलती? आउटसाइडर की गलती। किसको बचाया जा रहा है? कंपनी को। सर एक्सेप्शन है ये। समझ आई बात? सर ये केस लॉज दिए हुए, एक बार फटाफट देखो, याद है वो मैक्यूरा वाला? सर कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी होती है? कंपनी की। क्या मेरी पर्सनल होती है? क्या मैं पर्सनल नाम पे इंश्योरेंस ले सकता हूं? क्या मैं पैसे रख लूं? नहीं। मैक्यूरा स्टार्टिंग में पढ़े थे। सलोमान वर्सेस सलोमान क्या था सर? याद आया? कॉर्पोरेट कंपनी अलग है और पीछे के लोग अलग है सर। याद है वो सलोमान सिक्योर्ड डिबेंचर था। आप ये बोल के नहीं बोल सकते कि सर वो तो उसी की कंपनी है तो उसको पैसा मत दो। सर वो सिक्योर्ड डिबेंचर है, उसको पैसा पहले मिलेगा, कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग है सर। याद आया? आगे देखो सर, ये वाला याद रखो तो ठीक, नहीं तो भी छोड़ सकते हो, बट ये तो याद रखना सर। दिनशॉ मैकेंजी पेटेट, याद है सर? कॉर्पोरेट बिल में पढ़ के आए थे सर। वो क्या किया? कंपनी बनाया है, कंपनी बना के कंपनी को लोन दे दिया और वहां से इंटरेस्ट ले रहा है ताकि टैक्स बचा ले। या 4 कंपनी बनाया, वहां पर उन कंपनी के शेयर्स खरीद लिया, बाद में उसी कंपनी से क्या कर रहा है? डिविडेंड के फॉर्म में पैसा ले रहा है। समझ आया? अगला, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, ये याद है क्या हुआ था? हाँ, अरे वो कंपनी को बोनस देना था, पर अब वो कंपनी क्या करी? बोनस नहीं देने के नाम पे क्या करी? एक और कंपनी बना ली और आधे अपने वर्कर्स को उधर ट्रांसफर कर दी ताकि बोनस के ऑब्लिगेशन से बच जाए।
आया समझ? कॉर्पोरेट पे लिफ्ट किए थे सर। उसके बाद ये वाला याद है, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। सर आपकी कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पा रही थी, आपने क्या किया, सब्सिडरी बना दिया, और सब्सिडरी बना के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। गवर्नमेंट बोली हम पीछे चेक किए तो पता चला जो आदमी होल्डिंग बनाया था, जिनको हमने होल्डिंग में मना किया था, वही सब्सिडी बना के लाइसेंस लेने आ गए। सरकार बोली नहीं देंगे। अगला याद है सर, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस ऑन, ये तो कंपनी आप गलत काम के लिए बना रहे हो। आ रहा है समझ? अरे याद आया, ठीक है। इसमें ये वाला आप छोड़ सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। ये सब आपको रीड करना है तो रीड करना, नहीं तो छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। याद है सर, एशबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड रिची, सर याद है, कंपनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स और जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को गलत पढ़ ली थी। कंपनी ने बोला जनरल लिखा है, कुछ भी एंटर कर लेंगे। सरकार बोली बकवास मत कर, अगर पहले स्पेशल वर्ड दिया हो बाद में जनरल दिया हो तो जनरल की मीनिंग स्पेशल से आती है। याद आया? ये कंपनी रेलवे का काम करती थी और रेलवे से रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स लेती थी, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, जनरल मतलब समझा कि ज्वेलरी का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। सरकार बोली पागल है बे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तेरा जो जनरल काम है और आगे जो स्पेसिफिक काम तू रेलवे का करता है उससे रिलेटेड तू जनरल कॉन्ट्रैक्ट लेना, तेरे को रेलवे से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट लेना है ले, बट तू कुछ और नहीं कर सकता। ठीक, याद है सर ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कनन रूल, ये किसी को याद है सर? वो फोर्जरी कर दिया था। अरे बाप रे, किसी को याद है कि नहीं है? सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट याद है, क्या था सर? जहां पर हम आउटसाइडर को बचा रहे थे, किससे रिलेटेड, कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कनन रूल। सर केस लॉस के अंदर की कहानी पता होना चाहिए, अंदर की कहानी नहीं रटना होता है, केस लॉ का नाम रटना होता है, क्योंकि केस लॉ का नाम हम आंसर में मेंशन करते हैं। अरे बात समझ, अंदर मत रटने जाना, पागल हो क्या बे, ये थोड़ी गाएगा, इसको सिर्फ रीड करके रखना है, केस लॉ का नाम याद होना चाहिए। समझ आई बात? अरे समझ आई बात? ठीक है, ये छोड़ सकते हो। इसके बाद ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पढ़ लेना, ये इसलिए पढ़ लेना सर, वो फॉर्जरी किया था सर, एंड फॉर्जरी क्या होता है सर, नल एंड वॉइड, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा सर, फॉर्जरी है तो ये एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है सर। आई बात समझ? ये सेक्शन की लिस्ट दी हुई है, चलो सब पढ़ेंगे। सर सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या है? 2 215 220 221 222 242 245 246 250 252 262 268 269 271 272 284 286। हाँ ध्यान, देख रहा था मैं देख रहा था, चेक कर रहा था कैसे चलते हो। हाँ हाँ वेरी गुड सर। 285 286 287 आ रहा हूँ, 292 3 7 8 9 43 44
45 406 छोड़ दो सर, कुछ कुछ टिक कर लो। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ना है सर, ये स्मॉल कंपनी रट दो, प्राइवेट कंपनी कहां गई रट दो, प्रमोटर्स रट दो, 1% रट दो, होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट रट दो, बस बस। सर ये कम है, मैंने सीरियसली, अच्छा ये सर सब्सिडरी वाली कंपनी का, क्योंकि नहीं तो वो 51% वाला याद कैसे रखोगे। बस इतना सेक्शन भयानक इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना है। ये जो टॉपिक टिक कराया हूं, ये सेक्शन टिक कराया हूं, इन सेक्शन से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन मेंशन करना। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। ये हमारा कंपनीज है, खत्म हुआ, टाटा बाय बाय।